वोहरा सर, आपको नहीं लगता कि अमेरिका की जो वर्तमान का नेतृत्व है उसके बीच में कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति आ गई है? एक तरफ मैं ट्रम्प साहब को सुनता हूं, वो कहते हैं कि ये युद्ध का आखिरी चरण पहुंच चुके हैं, हम आखिरी स्टेज पर है ये युद्ध। दूसरी ओर उनके रक्षा मंत्री को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है, अभी हमारा सबसे बड़ा वाला हमला होना तो बाकी है। तो आपको नहीं लगता कि इनके बीच में ही कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति है अमेरिका में? मैं इसका जवाब देता हूँ। बड़ा अच्छा लगा सुन के कि 10 साल हमारी डेवलपमेंट पीछे हो गई है। मैं तो रिग्रेशन एनालिस्ट हूँ, मैं नहीं जानता ये साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि 10 साल हमारी डेवलपमेंट पीछे चली गई है। कहाँ से एनालिसिस किया है? मुबारक हो आपको, आपका एनालिसिस। दूसरा, आपने कहा है कि रशिया और अमेरिका दोनों के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। सर, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर आज कौन है? जानते हैं उसका नाम? उसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स है, और नंबर 3 लेवल पे रशिया है। उनको स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारा तेल है। हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आवश्यकता है। अब आपने ये पूछा है कि ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। अभी अभी अब से 1 घंटा पहले पीटर हेगसेट, जो वहां के मिनिस्टर ऑफ वॉर है, उन्होंने कहा है आज रात, आज मंगलवार है ना सर? तो बिल्कुल। अमेरिका में तो अभी मंगलवार की सुबह है। उसने कहा है आज जो हम भयंकर हमला करेंगे, ईरान की रूह कांपेगी। सही कह रहा है, झूठ बोल रहा है? आपने गाली देनी है, ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, वो आप कल सुबह तक चाय पीते हुए करते जाइएगा। लेकिन आज रात को उसने कहा मैं ठोकूंगा। और फिर ये भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि उसका जो मिलिट्री सेक्रेटरी था इस खुमैनी का, वो भी चला गया है, खुमैनी का। और मुझे जो बताया गया, सच है कि नहीं आप पता लगा लीजिए, वो खुद चला गया है। हमने किसी का पक्ष नहीं लिया है। दोनों तरफ ईरान के जहाज को डुबो दिया था। अब आप रायसीना डायलॉग की बात कर रहे थे सर, मैं भी था 3 दिन वहां पर जब हो सकता था, बाकी मैं टेलीविजन पर था। बहुत से देश आए थे, बहुत सी बातें हुई, लेकिन सबका यही कहना था कि इस जंग को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए किया जाए। जंग खत्म कब होता है सर? इतिहास के तो आप ज्ञानी हैं, आप बताइए मुझे। जंग खत्म होता है जब एक देश यहाँ हार जाता है, या कोई दूसरा देश बीच में कूद के मध्यस्थता कराता है। मध्यस्थता कौन कराएगा सर? यूक्रेन और रूस के बीच में किसने कराने की कोशिश की थी? नाम सुना है आपने उस देश का? उस देश का नाम है भारत, और उसके प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। दोनों जगह गए थे और बोला भाई रुक जाओ। नहीं रुके सर, क्योंकि वो मध्यस्थता चाहते नहीं थे। इसराइल और पीएलए, पैलेस्टाइन अथॉरिटी पी के बीच में किसने बात की थी? उस देश का नाम है भारत। नहीं रुके, कोई नहीं रुकना चाहता। तो इस समय मुझे लगता है ईरान जो कह रहा है डिफायंस, जिस आदमी को उन्होंने अपना सुप्रीम लीडर बनाया, वो एक्ट ऑफ डिफायंस दिखा देंगे अमेरिका को। क्या दिखाओगे? लेकिन लेकिन मारता वोहरा जा सर, let me वोहरा सर। complete। वो बिल्कुल सर। मारता जा रहा है आपको। ये नहीं कौन जीता कौन हारा, आपकी सहन शक्ति कितनी। ओ कुर्बानी देंगे, दो यार, दो, जितनी कुर्बानी देनी है दो। मारते जाओ, अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर दो। अभी तक जो नुकसान हुआ है सर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, अभी तक जो नुकसान हुआ है, जो मुझे बताया गया है, कम से कम, लिसन टू दिस फिगर, ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, 500 बिलियन, $500 बिलियन की आवश्यकता पड़ेगी ईरान को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। वो मुबारक को, आप लोग वो पैसे दे दीजिएगा। कौन देगा मुझे नहीं मालूम है सर। लेकिन वोहरा सर, आप बार बार कह रहे हैं कि जो नए ईरानी सर्वोच्च नेता हैं वो सार्वजनिक तौर पर दिख नहीं रहे हैं, और उनके होने ना होने को लेकर भी आप सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वो नहीं है तो ईरान ने उन्हें अपना सर्वोच्च नेता घोषित ही क्यों किया है? घोषित करने के बाद चला गया है सर। उनका मिलिट्री सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था जब ये अपॉइंट हुए थे, वो भी चला गया। वो तो कंफर्म्ड है, उसका नाम है अबुल अबुल गुसैन या ऐसा कुछ उसका नाम है। वो भी गया, 1 घंटा रहा वो, कसम खाने के बाद। शपथ लेते हैं ना सर, हम लोग भी शपथ लेते हैं। 1 घंटे के अंदर चला गया, और उसी कमरे में था जहां ये था। अब है कि नहीं आई डोंट नो, मैं तो वही बता रहा हूं जो मुझे बताया गया है मेरे चैनल पर। उसकी पुष्टि आप करा लीजिए। अगर है मुबारक हो, नहीं है देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और अब जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है सर, ये टूट गया है। आपके हिसाब से आईआरजीसी अभी कितनी मजबूत है? उस थोड़ा बहुत कमजोर हुई है? बहुत कम है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सब जितने बटालियन कमांडर्स हैं, सबको बोल दिया गया जो आपने करना है करो। कोई यहां से दागता है, कोई वहां से दागता है। इट्स रिडिकुलस सर। और फिर आपने एरबिल पे, इराक में है ना जगह, आपने नाम सुना होगा एरबिल, उसको ठोका। मैं तो गया हूं वहां पे सर, मैं तो रहा हूं वहां पर। एरबिल इज अ कर्ड एरिया, कुर्दियों का इलाका है। आपने कुर्दियों को नाराज कर दिया है। और फिर आपने ठोका है कुछ बलोच एरियाज को जो ईरान के अंदर है, आपने बलूचियों को नाराज कर दिया। मिलेगा क्या आपको? सारी दुनिया से अकेले जंग लड़ेंगे? मुबारक हो आपको। सो माई ओन फीलिंग इज ईरान थक जाएगा। हार मानता है कि नहीं मानता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन थक जाएगा। और मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ रहा है कि युद्ध विराम लागू हो जाए।
बिल्कुल। अब तेजावत साहब के पास चलते हैं। तेजावत साहब, ईरान के विदेश मंत्री का बयान मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्हें लगा, अमेरिका और इजराइल को लेकर वो बोल रहे हैं कि दो या तीन दिन में वो सरकार बदल सकते हैं और तेजी से साफ जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो फेल हो गए। मेरा मानना है कि उनका प्लान ए फेल हो गया है, अब वो दूसरा प्लान आजमा रहे हैं, लेकिन वो सभी फेल हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके मन में कोई भी जीत को लेकर आश्वासन है। उन्होंने बस आंख बंद करके हमला कर दिया था। अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें, बस वो अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका को लेकर ये बोल रहे हैं और इजराइल और नेतन्याहू को लेकर ऐसा कह रहे हैं ईरानी विदेश मंत्री। आपका क्या मानना है इस बयान को लेकर सर? बिल्कुल वैभव साहब, पहले आपकी बात पर ही आएंगे, जी। उसके बाद में बोहरा साहब के जवाब देने की एक खास शैली है, तो उस शैली के कारण वे काफी लोकप्रिय भी हैं सोशल मीडिया वगैरह पे। पर लोकप्रियता एक अलग चीज है। तो खैर मैं पहले आपकी बात पे आता हूँ, क्योंकि जो दीपक साहब हैं उनकी बात को बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। बिल्कुल सच बात है। और जिन अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ईरान को घुटनों पे लाद देंगे कुछ थोड़े ही दिनों में, जैसा कि बोरा साहब भी मान रहे हैं, उन्हीं के पुराने दोस्त फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, इमानुएल मैक्रो साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये वही इमानुएल मैक्रो साहब है जिनकी गाड़ी को घंटों तक ट्रैफिक में रोका था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। अच्छा, मेरी नजर में ट्रंप साहब एक साइकोपैथ हैं, और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं काफी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि इतने बड़े तादाद में इतने लोगों को मार के, जिसमें मासूम बच्चे, छोटे छोटे, है ना, मतलब अगर आप वहां की वीडियोस देखेंगे तो मुझे लगता है कि डिस्टर्ब हो जाएंगे, 1 या 2 दिन तक आपको नींद नहीं आएगी, है ना। और यह कहना इसलिए भी जरूरी है कि दुनिया को यह जानना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है, किया क्या जा रहा है, और ये सब किस कीमत पे किया जा रहा है और किस नाम पे किया जा रहा है। वो राष्ट्रवाद के नाम पर किया जा रहा है। दुनिया को यह सब समझने की जरूरत है। और यह जो ईरान के अंदर के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जानते हैं कि उनके 31 स्टेट्स कैसे काम करते हैं। बोरा साहब तो लगभग दुनिया के हर कोने में गए हुए हैं, उन्हें तो पता ही होना चाहिए, है ना। और अक्सर बोरा साहब का शायद ही दुनिया का ऐसा कोना बचा हो जहां बोरा साहब नहीं गए हो। तो खैर, अभी मूल मुद्दे की बात यह है कि जो इस्लामिक कैडर्स को, कैडर बेस्ड ये जो सिस्टम है, वो ये जानते हैं कि एक नेता के हटने के बाद में उसका रिप्लेसमेंट बहुत तेजी से दूसरी तरीके से होता है। अगर आप 50 साल तक भी कोशिश कर लेंगे, आयतुल्लाह ख़मेनी भी मर जाएंगे, उनके बेटे जो मोस्तफा ख़ामेनी है वो भी मर जाएंगे, उसके बाद में एक लंबी फहरिस्त के काफी लोग मर जाएंगे, तब भी इनको खत्म नहीं किया जा सकेगा। जैसे कि फिलिस्तीन के लोगों को अपनी लड़ाई लेकिन तेजावत साहब, मेरा इसी में छोटा सा सवाल है। कल हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, जो नए सर्वोच्च नेता बनाए गए कोचर से जुड़े थे कल। इस्लामिक जो क्रांति हुई थी 1979 में, उस वक्त ये क्रांति ही राजवंश के खिलाफ थी, शाह के खिलाफ थी कि पिता का बाद बेटा नहीं बनेगा, जो लोग चाहेंगे वो बनेगा। तो सर्वोच्च नेता के बेटे को ही सर्वोच्च नेता बनाना, आपको नहीं लगता कि ये इस्लामिक क्रांति के मूल्यों के खिलाफ है ये ईरान में? बिल्कुल मूल्यों के खिलाफ है। पर जैसे कि जो क्रांति की समझ रखने वाले लोग हैं, उनको पता है कि क्रांति के साथ साथ प्रतिक्रांति भी होती है। मतलब जहां यह कहें कि ईरान में एक प्रोग्रेसिव चीज थी, जो पुराना जो शासन था, जो उनके डेमोक्रेटिक राइट को खत्म करता था, तो ये इस्लामिक स्टाइल की एक तरीके से डेमोक्रेसी तो ले आया था। पर यहाँ दीपक बोरा साहब के साथ असहमति जताते हुए सहमत होना पड़ेगा कि अगर आप मिडाइवल चीजों के साथ एक रिलीजियस बेस्ड पे अगर कोई भी सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे तो वो मॉडर्न वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। तो उस क्रांति के साथ साथ कुछ रिग्रेसिव चीजें, प्रतिक्रांति के तत्व पहले से ही इनबिल्ट है। और अगर ये धर्म से हटकर अगर ये चीजें होती तो शायद ईरान का भविष्य भी बेहतर होता। और ईरान को जो उसने संघर्ष का जो रास्ता चुना, खासकर साम्राज्यवाद और ये नव उपनिवेशीवादी ताकतों से, वो ज्यादा बेहतर संघर्ष कर पाते हैं। और पता होना चाहिए कि जो उन्होंने अगर जब ये रेजा पहलवी वगैरह, ये उनके जो साहबजादे जो अपने आप को क्राउन प्रिंस बोलते घूमते रहते हैं, ये इनके पिताजी जब थे तो इन सबको ऐसे ही देश निकाला दिया गया था। बाद में वो का वो काम अयतुल्लाह ख़ामेनी वगैरह इन लोगों ने किया, तो उसके नतीजे तो भुगतने पड़ेंगे। पर उस चक्कर में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, या
हमें किन वजहों से सफर करना पड़ रहा है। आपके पूरे साउथ एशियन रीजन को उन्होंने डिस्टर्ब कर रखा है। पर जब इतिहास की समझ फौरी होती है, जब विचारों की समझ जब भौंतरी होती है, तो हम उन सारी चीजों को, उन सारे तमाम कारनामों को हम नेग्लेक्ट करते हैं केवल नेशन इंटरेस्ट के नाम पर, और केवल डिप्लोमेसी के नाम पर आप उन सब चीजों को दरकिनार करते हैं। मुझे लगता है कि भारत का रास्ता ये नहीं है, और फॉरेन पॉलिसी को एक डायरेक्शन जो दिया गया था, जिसको मुझे लगता है कि 70 और 80 के डिकेड्स के बाद में बदल गया, तब तक कोई नहीं थे ये एनडीए लीड, ना तो गवर्नमेंट थी, ना ये तमाम राजनीतिक दल थे, ना इतने ताकतवर थे जो 80s के बाद में उभर कर आए, तब दूसरे लोग थे। पर ये कि ये लोग शिफ्ट होके इधर आए हैं, लोगों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने और दोनों ही एलिट क्लास ने भारत की तमाम गरीब जनता का उतना ही नुकसान किया है। तो ये तमाम है, पर ये कहने के लिए साहस चाहिए, सच चाहिए। सरकार के पक्ष में बोलना आसान होता है, उसकी नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए मुझे लगता है कि मादा चाहिए। वैभव साहब। बिल्कुल, कोचर सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोचर सर, अभी तक हम बात कर रहे थे, पहले तो हमने बात की ऊर्जा संकट पर, जिसका हम सामना कर रहे हैं और हमारे साथ कई सारे और देश सामना कर रहे हैं जो पड़ोस में हैं। ऊर्जा संकट में हमें तेल, पेट्रोल, डीजल की बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, लेकिन एलपीजी गैस संकट की खबरें तो देश भर से सामने आ ही रही हैं। उसको लेकर आपका क्या मानना है कोचर सर? और दूसरा ये कि ईरानी विदेश मंत्री ने जो कहा है कि अमेरिका का प्लान ए फेल हो चुका है, प्लान बी फेल हो चुका है, उसके सारे प्लान फेल हो चुके हैं, उसको नहीं पता कि जंग में अब आगे कैसे बढ़ना है, बस वो आंख बंद करके हमला किए जा रहा है। आपका इसे लेकर क्या मानना है? ओके, धन्यवाद वैभव जी। एंड ग्रीटिंग्स जो हमारे पैनलिस्ट हैं, अम्बेसडर वोरा, तेजावत जी और दहिया जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले गैस की बात करेंगे, आपकी ऊर्जा की बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे। जब तक आप अपनी डिपेंडेंसीज को रखेंगे और आपके पास ये चीजें नहीं होंगी, कोई भी क्राइसिस होगा, मिडिल ईस्ट में होगा, कहीं पर भी होगा, आपके ऊपर उसका फर्क पड़ेगा। अब बीच में बात हो रही है कि आपका हाइड्रोजन फ्यूल भी आएगा और ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ आपकी एनर्जी आपकी बनेगी, वो उसमें शायद टाइम लगेगा। ऑलरेडी भारत ने बेहतरीन पहल इसके ऊपर कर दी है, और आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें हमको कितना सक्सेस मिलेगा। फिलहाल अगर हम देखें इन द नियर फ्यूचर, अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, इट हैज बिकम लाइक अ जगुलर वेन। जगुलर वेन का जो ये जो मुनीर बोलता रहता है, मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहा हूं, समथिंग लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फायदा इस ईरान ने लिया इस लड़ाई, बिकॉज ये जो आउटकम्स और ये जो प्रेशर्स और जो आज आपका अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी हम इसको लड़ाई को लंबा नहीं खींचेंगे, बातचीत करने के लिए तैयार है, अमेरिका ये सब नहीं कर रहा था पहले। तो बिकॉज अगर आप एक कुछ डेवलपमेंट्स को मैं आपके सामने लेके आना। बिल्कुल सर। तो यूएई में ज्यादातर जो आपकी बाहर की पॉपुलेशन है, जो उसको वहां पे आके काम करती है, वो, और जो उसकी लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, और इसको बाहर से लोग उसको वहां पे ज्यादा आते हैं। आज आप मॉल्स में चले जाइए, खाली है मॉल्स, फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं है। इसको लोगों को बहुत तकलीफ है उन एरियाज में। मैं बात कर रहा था किसी से आज मॉर्निंग, और जब ये, बिकॉज हम अभी ऑयल और एनर्जी की बात करते हैं, लोगों की बात करो जो उसको वहां पे काम करते हैं, उनके पास अभी इसको जीसीसी कंट्रीज में खाने का सामान बाहर से आता है सब कुछ, बिकॉज वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इन चीजों की। तो जब इस इम्पैक्ट को हम देखते हैं तो यूएस के ऊपर भी प्रेशर है, बिकॉज जीसीसी का कंट्रीज है वो यूएस के भरोसे पे रहती थी हमेशा। दुबई वॉज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट प्लेस ऑन दिस प्लेनेट, और वो आज उसकी मिथ टूट गई है। दूसरा, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ ट्रंप ने कॉल किया, इट इज नॉट पुतिन हु कॉल्ड ट्रंप जी। दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, बिकॉज अभी
जो बंदा ईरान को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, और कोई फैक्टर नहीं है जो एक डिफरेंस कर सकता है इसको जल्दी खत्म करने के लिए, क्योंकि लोगों को तकलीफ हो रही है। एंड इट इज अ इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड टुडे। आपने इसको देख लिया कि कहां कहां पे इस लड़ाई का असर हो रहा है। भारत का असर, आपने एनर्जी की बात करी, बिल्कुल सर। वो एसेंशियल सर्विसेज एक्ट भारत ने लागू कर दिया है। 60 रुपीज का आपका गैस का आपका सिलेंडर आपका हो गया। आपके चेन्नई में आपके 20% होटल्स बंद हो चुके हैं, और वो बोलते हैं 24 घंटे में 50% होटल आपके बंद हो जाएंगे। और खाना आपको मेन्यू उसको वही इसको मिल रहा है जिसमें गैस कम इस्तेमाल होती है। तो ये एक मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, और ये एक्चुअल है। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है सिनेरियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये एक्चुअल है। तो इस लड़ाई का असर बहुत जगह, इसीलिए अमेरिका में भी फूड प्राइसेस के आइटम की बढ़ गए। तो ये जो आपका मागा बेस है ना इसका, अमेरिका में ट्रम्प का, वो भी उसके अगेंस्ट बोलना अपना शुरू कर रहा है। तो ये चीज इंपैक्ट कर रही है ट्रम्प को। नाउ ही इज लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग एग्जिट, और उसको फेस सेविंग एग्जिट कैसे मिलेगी वो अभी वो उसके ऊपर ही बातचीत हो रही है। देखिए, आप अपने इंटेंसिफाई, आज पीट हेक्सेथ का इंटरव्यू आपने, जो प्रेस ब्रीफिंग है उसमें उसने साफ किया कि हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। और अमेरिका क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक से ये इंटरसेप्टर और मिसाइल्स मूव करके सेंट्रल कमांड में लेके आ रहा है। साउथ कोरिया में जो उसने थर्ड का मिसाइल, ये जो इंटरसेप्टर उसने लगा रखे, वो उसको वहां से शिफ्ट करके यहां पे ला रहा है। बिल्कुल। आप ये देखिए, मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लेता, समअप करता हूं कि एक देश के अगेंस्ट एक सुपर पावर लगा हुआ है और एक मिनी सुपर पावर लगा हुआ है, फिर भी 10 दिन में उस देश को आप अपना घुटनों पे नहीं लेके आ पाए, और ना ही आप 10 दिन और में लेके आ पाओगे। इस लड़ाई का कोई, दिस वॉर इज वॉर बाय चॉइस, और जो इसकी जरूरत नहीं थी इस टाइप पे लड़ने की। ऑलरेडी टॉक्स प्रोग्रेस हो रही थी वियना में, इसको नेक्स्ट डेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी, और आपने टॉक्स के बीच में भी आपने हमला कर दिया। इजराइल की ये फितरत रही है, पिछली बार भी आपने देखा था जब टॉक चल रही थी तो हमला हुआ था। तो अब जो 151.2 मिलियन डॉलर्स की एड अमेरिका ने इजराइल को दी है, और उसमें उसको क्या मिल रहा है, 1000 पाउंडर बॉम्ब्स और 2000 पाउंडर बॉम्ब्स की उसको बॉम्ब केसेस दी जा रही है उस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए। और इसको जैसे मैंने बताया इंडो पैसिफिक से भी आ रहा है। तो अभी बिल्कुल कोच सर, जो इंटेंशन अमेरिका की है कि ये जब इसको यहां से एग्जिट होगा, वो पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे उनने यहां पे ईरान को तहस नहस कर दिया और हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया, इसलिए हम यहां से निकल रहे हैं। बिल्कुल। वोरा सर, आपके पास आऊंगा। दहिया जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे इन सवालों के जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं वोरा सर, फिर तेजावत साहब के पास चलेंगे। दहिया जी, अमेरिका की रणनीति को लेकर आपको क्या लग रहा है? युद्ध के 11वें दिन में हम पहुंच गए हैं। क्या सच में वो अभी खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है इस युद्ध में? उसे कोई अंजाम दिख नहीं रहा है अभी कि उसे उसकी लक्ष्य की पूर्ति हो जाए, जैसा कि अभी कोचर सर उस ओर इशारा कर रहे थे? वैभव जी, इस पूरे सिनेरियो को मैं थोड़ा डिफरेंटली देखता हूं। आपको याद होगा, हमने जब भी पहले इस बारे में डिबेट किए हैं, जब मैं स्टार्टिंग के इस मुद्दे पे भी आया, तब भी मैंने कहा था कि देखिए, जो मेरे को लगता है अमेरिका का प्लान ए है कि सिविल वॉर सिचुएशन की जाए बिना अटैक किए हुए। जो स्टारलिंक वहां पे पहुंचाए गए थे, जो वहां पे पूरा का पूरा एक डिस्रप्शन क्रिएट किया गया था, जो इजरायली मोसाद एजेंट्स ईरान में पहुंचे थे, तो दैट वाज द प्राइमरी टारगेट था कि सिविल वॉर अंदर ही हो जाए, लोग रिवोल्ट कर दें। लेकिन जब रशिया और चाइना की मदद से जो स्टारलिंक्स हैं उनको जाम कर दिया गया, मतलब पूरा इंटरनेट इन्होंने बंद किया, फिर उसके बाद वो जो नोड्स थे जहां जहां पे स्टारलिंक चल रहे थे उन पे क्रैकडाउन हुआ। आप ये देखिए, उसके बाद वो जो पूरे प्रोटेस्ट थे उन पे ईरान ने बखूबी काबू पा लिया। दैट वाज द प्लान ए।
और प्लान बी यूएस का बड़ा सिंपल है। यूएस कोई रजीम चेंज नहीं चाहता है। अब देखो, वो खुद ये कह दे कि हम प्रोलॉन्ग्ड वॉर चाह रहे हैं, तो यूएस की जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वही उनके अगेंस्ट आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के। जो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, यूएस का और इजराइल का मैं समझता हूं, उनका प्लान सिंपल है, दैट इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान एंड अ सिविल वॉर सिचुएशन। जो कुर्द्स हैं उनको वो आर्म करेंगे, जो यहाँ पे बलूच हैं उनको आर्म करेंगे, और जो बाकी भी सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं ईरान के अंदर, ठीक है, जो कोई रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गई, जो कोई पॉलिटिकल माइनॉरिटीज हो गई, उनको आर्म किया जाएगा। ये इराक है, दिस इज सेकेंड इराक, लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। जो मैं समझता हूं, यहां पे रेजीम चेंज करना या 10 दिन में उनको अटैक करके निकल जाना, दैट इज नो वेयर देयर पर्पस। लेकिन दहिया जी, इराक में तो बूट्स ऑन ग्राउंड भी हुए थे, जमीन पर उतरे थे अमेरिका के सैनिक। यहां नहीं होने वाला वैभव जी, वो मैंने शुरू में भी कहा था, शुरू से मैं कह रहा हूं, क्योंकि देखिए ट्रंप की बार बार आपको थोड़ी उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी को ये समझना पड़ेगा। जो ट्रंप जिसका डंका बजाते हैं वहां पे, उन्होंने शुरू से कहा कि देखिए मैं मिडिल ईस्ट में जंग नहीं करूंगा, जंग कर दी। दूसरा फिर ये है, उन्होंने कहा कि अमेरिकन सोल्जर्स की मैं जान को अब नुकसान में नहीं डालूंगा, जंग किसी और की, और हमारे बच्चे नहीं मरेंगे। अभी आप जो उनका पूरा का पूरा जो कोर मागा ग्रुप है, जिसमें कार्ल टकरसन और कुछ और वो हैं, इफ आई एम टेकिंग हिज नेम राइट, कई बार मैं उनके नाम में कंफ्यूज हो जाता हूं, तो वो आप ये देखिए, वो ईरान की जंग के खिलाफ आ चुके हैं। वो इसको इजराइल की जंग कह रहे हैं कि यूएस की जंग नहीं है। और वहीं पे अगर यूनाइटेड स्टेट्स बूट्स ऑन ग्राउंड्स ले आता है, तो जो मागा ग्रुप आज भी ट्रंप के साथ खड़ा है, वो भी एलियनेट हो जाएगा कंप्लीटली। एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट है वहां पे कि आपको मिडिल ईस्ट में और ज्यादा मिंगल नहीं करना है। लेकिन आप उनका जो पर्सपेक्टिव मैं समझता हूं, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वो ये है कि अगर देखिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते, तो उसमें तख्ता पलट करना या उनसे कभी भी लड़ाई करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाते। और अगर ईरान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज और आगे प्रोग्रेस कर लेता, डेवलप कर लेता, तो दे कुड हैव हिट यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। तो उसमें, और अभी जैसे जो मोस्तफा खमेनी जो इलेक्ट हुए हैं वहां पे, जो सेलेक्ट कहूंगा मैं कि भाई जो सेलेक्ट किए गए नेक्स्ट सुप्रीम लीडर, तो अब आप ये देखिए, मुझे नहीं लगता यूएस कहीं पे भी वो टॉक्स की बात करेगा। हमेशा टॉक्स की बात करी है। जब पहले बंकर बस्टर बॉम्ब से इनके जो ये थे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ठिकानों पे भी अटैक किया गया, तब भी टॉक्स की बात हो रही थी। अब जब ये अटैक हुआ तब भी चल रहा था कि नहीं हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि यूएस ने अब ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया। उनके जो अभी सुप्रीम लीडर इलेक्ट हुए हैं, तो ईरान तो फिर रीबिल्ड कर लेगा, उसको चाइना का सपोर्ट मिलेगा, रशिया का सपोर्ट मिलेगा। तो जो जिस पर्पज से आपने ये पूरा ऑपरेशन शुरू किया, वो तो डिफीट ही हो गया ना। आपने एक सुप्रीम लीडर को तो मार दिया, आईआरजीसी की टॉप कमांड खत्म कर दी, लेकिन आप कोई इतना मेजर डैमेज नहीं कर पाए कि ईरान बिल्कुल ही घुटने पे आ जाए। तो ये जंग अभी लंबी चलनी है, महीना भर तो कम से कम इस थिएटर में ये चीज चलेगी पूरी की पूरी। और ये जंग का अंत नहीं है। अमेरिका कहीं पे भी टॉक्स की बात करेगा, लेकिन कहीं पे भी सुलह नहीं होने वाली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.